अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। दूसरा ओडीआई पाकिस्तान 17 रन से हार गया, लेकिन फ़खर जमान की शानदार बैटिंग और अपनी बैटिंग से उन्होंने टीम का फ़खर कहीं ना कहीं ज़रूर बचा लिया, टीम का मोरल ज़रूर बचा लिया। क्योंकि जो मैच पाकिस्तान टीम कल 17 रन से हारी है, ऐसा लगता है शायद 217 रन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ता। क्योंकि जिस तरीके से हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई थी, वो तमाम बैट्समैन जिन्होंने पहले ओडीआई में रन स्कोर किए थे, मैं बाबर आजम की सेंचुरी की बात कर लूँ जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे 31 रन के साथ, उसके अलावा कोई दूसरा बैट्समैन 20 रन तक भी नहीं जा सका। इमाम उल हक भी नाकाम रहे थे, फ़हीम अशरफ ने अच्छी बैटिंग की थी, वो भी नाकाम रहे थे, शादाब भी नाकाम रहे बैटिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर फ़खर जमान के जो एक बड़ी इनिंग उनकी करार दी गई चेस करने वाली टीम की जानिब से, आज तक तारीख की सबसे बड़ी इनिंग 193 रन उन्होंने स्कोर किए 155 गेंदों पे, उसके जिसमें 10 छक्के शामिल थे। फ़खर जमान वेरी वेल प्लेड, टीम का मोरल ज़रूर बचा है। लेकिन कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से हमने अपने पहले शो में भी बात की थी कि इतनी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। आसिफ अली की बात कर लूँ, मैं दानिश अजीज़ की बात कर लूँ, दोनों बहुत यंगस्टर्स हैं और दोनों अभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कल जब करने का मौका था, जब टॉप ऑर्डर आउट हो गए थे, वहाँ पर भी वो स्कोर नहीं कर सके जहाँ रुकने की ज़रूरत दिखाई दे रही थी। ये वो पिच है कि जहाँ पर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच खेला गया था, इसी ग्राउंड पर 450 के करीब रन स्कोर हुए थे जो चेस हो गए थे। तो क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा टारगेट इसी ग्राउंड पे चेस हुआ, लेकिन इस ग्राउंड पे ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग फ़खर जमान खेलने में कामयाब हुए। 193 रन की इनिंग थी। फ़खर जमान पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी इनिंग खेलने का भी एजाज़ रखते हैं। 200 रन की 194 रन की इनिंग सईद अनवर ने खेली थी अगेंस्ट इंडिया, और अब 193 रन की इनिंग एक मरतबा फिर फ़खर जमान ने खेली। हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। शाहीन शाह अफरीदी, जिस पे पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, 75 रन दिए उन्होंने, 70+ रन दे रहे हैं हसनैन, 60+ रन शादाब खान दे रहे हैं, फ़हीम अशरफ दे रहे हैं जिन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट पर भी सवाल है। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, उनके पास जवाब तकरीबन हर बात का मौजूद है। और पहले शो में भी जिस तरीके से उन्होंने जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया था, मिडिल ऑर्डर बैटिंग, वही हमारी शायद इस वक्त शिकस्त का सबब बनी। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन। बात करते हैं तो फिर कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मैनेजर, कोच, चीफ सेलेक्टर। इसके साथ साथ पीसीबी में डोमेस्टिक क्रिकेट के तकरीबन हर ओहदे पे काम किया। लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हारून रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हारून भाई, वो जो आपने पॉइंट आउट किया था मिडिल ऑर्डर बैटिंग, आई थिंक शायद ये चेसेबल टारगेट था। 340+ भी हम चेस करने के लिए जा रहे थे अगर हमारी कई मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी होती। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, इस प्रोग्राम को भी बड़े अच्छे अंदाज में आप कंडक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान की जो पॉइंट ऑफ व्यू हमने कल जिस तरह देखा, जिस तरीके से बैटिंग हुई, और अभी जो आपने जिक्र किया कि ये ऐसा ग्राउंड था जहाँ पर बड़े बड़े लंबे स्कोर जो हैं वो चेज़ हुए हैं, जहाँ के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है जिसमें 450 से ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किए थे, साउथ अफ्रीका ने प्रॉब्ली उसको चेज़ किया था। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बड़ा, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है साइड से, एक बाउंड्री खासी छोटी है, एक बाउंड्री काफ़ी छोटी, तो रन्स तो बहुत, पिच बहुत ही ज़बरदस्त थी। किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान की बैटिंग क्यों इस पे अच्छा काम ना दिखाती। और ख़ास तौर पर जिस खदशे का इज़हार हमने पिछली प्रोग्राम में किया था कि जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बाबर आजम पे या इमाम उल हक पे किसी एक आध इंडिविजुअल पे अगर आप डिपेंड करना शुरू कर दें तो फिर वो टीम का पूरा वो मोरल ख़राब होता है, क्योंकि हर एक को चिप इन करना पड़ता है। अगर कल पाकिस्तान में देखें, अगर आप बहुत ज़बरदस्त इनिंग जो खेले फ़खर जमान, उसको अगर आप निकाल दें तो 33 हाईएस्ट रन थे जो कि किए थे बाबर ने जी। सो ये चीज़ शो करती है कि जहाँ प्रॉब्लम पाकिस्तान को कहाँ आता है, जहाँ पिच पे थोड़ा सा बाउंस हो। अगर उठा के देख लें कि आपके ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि बेसिकली डेवलपमेंट उनकी हुई है फ्रंट फुट के ऊपर, द मूवमेंट गेंद ऊपर आना शुरू होता है, इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं दानिश को तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल यंगस्टर है, उसने तो भी आके भी क्रिकेट शुरू की है और पहली दफ़ा वो बाहर के ममालिक में गया है जहाँ उसको इस किस्म की कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि अभी आप आसिफ अली का जिक्र कर रहे थे, आसिफ अली तो इन एंड आउट, मतलब कब से ये हो रहे हैं। अगर आसिफ अली
की जगह पे वो शादाब खान को ऊपर भेजने की अगर बात कर रहे हैं तो फिर आसिफ अली के खेलने का जवाब क्या बनता है? और सर मिडिल ऑर्डर बैटिंग फिर है क्या? मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर शादाब खान आसिफ अली जो आपका मेन नंबर 6 का बैट्समैन है उससे पहले आ जाए, आसिफ अली का स्ट्राइक रेट और अगर आप शादाब खान के स्ट्राइक रेट में देखेंगे तो क्या फ़र्क होगा? कोई खास मे भी आसिफ अली तो जेन्युइन बैट्समैन है। रन शादाब के ही ज़्यादा होंगे शायद, इसलिए भेज दिया होगा। तो फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग आप खिला क्यों रहे हैं? दिस इज़ वेयर मैं फील कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान की जो टीम की थिंक टैंक है उसको ये सोचना पड़ेगा कि आपको 50 ओवर्स में ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो मैंने जैसे किया था उस दिन कि जैसे सरफराज आपके पास बाहर बैठे हुए एज ए बैट्समैन क्यों नहीं खेल सकते हो, जबकि उनकी फॉर्म भी अच्छी है उन्होंने। और अभी मैं आपको बता दूं कि अगर ये अब उसको खिलाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी तरीके से सरफराज को इग्नोर किया गया था वर्ल्ड कप में, और जब उनको खिलाया गया और जब तो उन्होंने 100 कर दिया। If you remember, you know, तो 49 रन्स करके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका प्लेयर ऑफ द मैच बने, देन अगेंस्ट आयरलैंड 100। सो इट्स नॉट दैट कि कोई ये समझ रहा हो कि हम सरफराज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। टीम की रिक्वायरमेंट इस वक्त क्या है? टीम की रिक्वायरमेंट कि आपको मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी लाने वाले आपने 2 प्लेयर्स ट्राई कर लिए और वो दोनों आपके फेल हुए दोनों मैचेस में, चाहे वो आसिफ अली हो चाहे वो दानिश हो। अब तीसरे मैच में मैं ये फील करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ज़्यादा वीक होगी। 5 उनके 6 प्लेयर्स जो हैं वो चले जाएंगे और आप जो भी टीम खिलाएंगे ठीक है, उनको एक्सपीरियंस का फुकदान होगा, अपने मुल्क में वो खेल रहे होंगे, होम कंडीशन में खेल रहे होंगे, मे भी जो भी रिप्लेस करेगा उनको वो भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अपना तीसरा वनडे वो जीत लें, चाहे वो इसी टीम को खिला दें या इसी प्लेइंग लाइनअप के साथ चले जाएँ। मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें कि कल अगर फ़खर जमान ने रन्स भी किए थे तो देखिए लाइफ टाइम में एक आध बार होता है और हर भाई दफा नहीं दूसरी होता। चीज ये कि प्रेशर तो इतना ज्यादा था नहीं, आपको गेंद सब आउट हो चुके हैं, तो ऐसे में मिडिल गेंद होती है जब आप पे प्रेशर नहीं होता। यही प्रेशर कंडीशन में फखर किस तरह खेलते, सामने एंड पे बैट्समैन होता, वो भी रन स्कोर कर रहा होता, सूरत हाल शायद बिल्कुल मुख्तलिफ होती। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उस वक्त प्रेशर नहीं था। इसीलिए ना देखिए फखर के पास तो फिर और कोई नहीं था तरीका कि वो क्या करता, उसको अकेला एक एंड पे खड़ा हुआ था, उसने तो मारना ही था। आई थिंक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस दिन आपको, जिसको क्रिकेटिंग सेंस में कहते हैं कि जी आपका दिन था, तो आप जिस बॉल को हिट मार रहे थे वो ग्राउंड से बाहर जा रही थी, यू नो। वरना नॉर्मली आप देखें कल उसका कैच भी छूट गया महबूबा से बड़े क्रूशियल स्टेजेस के ऊपर, लेकिन मैं बहुत लास्ट में छूटा था। हाँ, लेकिन हारून भाई फखर की इस बैटिंग ने वो जो टीम का फखर बचा लिया कहीं ना कहीं, जो एक मोरल होता है टीम का, क्योंकि अगर आप यही 217 मार्जिन से मैच हारते तो कहीं ना कहीं थर्ड वनडे में हम जाते, क्योंकि लास्ट बॉल पे हम पहला वनडे जीत रहे हैं और हम अगर 217 रन से दूसरा वनडे हार रहे हैं, तो चाहे 5 प्लेयर्स चले जाएं साउथ अफ्रीका के, उनके जो भी नए प्लेयर्स आएंगे वो तमाम के तमाम हारून भाई वो प्लेयर्स होंगे कि जिन्हें अपनी कंडीशन के बारे में पता है और वो जानते हैं, उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड सब जानते हैं, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड सब जानते हैं। अगर नहीं होंगे रबादा, नहीं होंगे एनगीडी, नहीं होंगे मिलर, लेकिन जो भी आएंगे वो इतना आसान लिए जा सकेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए क्रिकेट में तो जो भी टीम सामने खेल रही हो आप उसको आसान हरीफ कभी भी नहीं समझते, क्योंकि आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आफ्टर ऑल आपको 50 ओवर्स मिलेंगे, आप अगर बैटिंग कर रहे हैं तो आपको एक साइजेबल रन अच्छा ऐसा टारगेट सेट करना पड़ेगा जो उनके लिए मुश्किल हो। अगर आप पहले बॉलिंग करेंगे तो कोशिश करेंगे आप साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट कर लें। लेकिन जो अभी नसीम एक और बात जो कह रहे थे कि ठीक है फ़खर ने हमारा सर तो फ़खर से बुलंद किया, बट सिर्फ क्या रियल सेंस में टीम का फ़खर बचा लिया, बुलंद तो शायद हो जाता अगर हम जीत जाते, लेकिन चाहे वो बचा, मैं उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि उसकी इस परफॉर्मेंस ने आपकी जीत को वो शक्ल दे दी कि जी लोग कह रहे हैं कि जी लड़के हारे, बट दिस इज़ नॉट द केस इज़ कि आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं क्या वो इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे। आपकी बॉलिंग का लाइनअप, आपकी बैटिंग का लाइनअप, अभी तक टीम मैनेजमेंट को ये नहीं पता लग रहा, पिछले कितने अरसे से ये लोग देख रहे हैं टीम को, कि हमारा ओपनिंग पेयर क्या होगा, हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन कौन से स्लॉट इन करेंगे। कभी जो T20 में आप देखते हैं कि रिजवान ओपन आ जाते हैं, फिर वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, ये रीशफलिंग या शफल वगैरह करते रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कब आएगी? फॉर इंस्टेंस कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आपके सामने आ गया, आप उसके लिए अभी तक तैयार ही नहीं है, इसका मतलब है दूसरी तमाम टीमें तैयार हैं। हर भाई वाकई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि सारी दुनिया की तैयारी दिखाई दे रही है।
हारून भाई, मैं एक बात बहुत मेरे जहन में आ रही है, और वाकई में आप तो ज़ाहिर एक स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, बहुत बड़े, कहीं ना कहीं हम भी हैं कि 26 साल 27 साल से इस जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं और स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म ही कर रहे हैं। हारून भाई, एक ज़माने में हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग ज़हीर अब्बास, आप खड़े में, जावेद मियादाद खड़े में, हमारी एक मिडिल ऑर्डर बैटिंग, फिर यूनुस, इंजमाम, यूसुफ, उसके बाद भी अगर हम देखते हैं हफीज़, शुएब मलिक, ये कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ग्राउंड में आते थे तो दिखाई देती थी। आज अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कहाँ पर है? ये पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड हो गया है। हारून रशीद साहब से जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त क्रिकेट हंगामा में, क्योंकि हारून भाई कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात ज़रूर करके जाते हैं प्रोग्राम में कि हंगामा ज़रूर होता है, और एक हंगामा पहले प्रोग्राम की वजह से शायद तैयार है, वो आने वाले वक्त में। ब्रेक के बाद क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 17 रन से दूसरा ओडीआई मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हार गई। अब पाकिस्तान ने तीसरा और आखिरी मैच सीरीज़ जीतने के लिए खेलना है, और यही सोच जनूबी अफ्रीका की टीम भी मैदान में लेकर उतरेगी। 7 साल के बाद जनूबी अफ्रीका में सीरीज़ जीतने का मौका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि अब कई उनके स्टार प्लेयर्स नहीं होंगे जो IPL खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे स्टार्स कहाँ पर हैं? हम अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को क्या देख रहे हैं? हारून साहब, यही मेरा आपसे सवाल है कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग भाई ये होती थी, हमारे मिडिल ऑर्डर बैटिंग में तो जगह नहीं बनती थी। मिसबाह उल हक ने सारी क्रिकेट बाहर बैठ के देखी है, क्योंकि जगह नहीं बनती थी वहाँ पे। इंजमाम खेल रहे थे, यूसुफ खेल रहे थे, यूनुस खेल रहे थे, मिसबाह बाहर बैठे हुए थे। कई सारे ऐसे बैट्समैन होते थे, फैसल इकबाल और दीगर को जगह ही नहीं मिल पाती थी, क्योंकि आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग इतनी तगड़ी थी। आज मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हाल क्या है, और हमारा ये क्रिकेट स्टैंडर्ड है? हारून भाई, बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये अगर आप थोड़ा और भी पीछे चले जाएं तो मिडिल ऑर्डर हमेशा से स्ट्रांग रही है। अगर आपको याद हो, वसीम राजा मरहूम और मैं और हम लोग सब बाहर बैठे हुए होते थे, क्योंकि हमें जगह बनानी मुश्किल हो जाती थी। आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान तो ओपन करते थे, ज़हीर अब्बास, मियादाद, इनको रिप्लेस करना कोई इतना आसान काम नहीं था, बावजूद इसके क्या परफॉर्म कर रहे थे। ओवर द ईयर्स जो मुझे जो भी नज़र आता है, उसका रीज़न ये है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट वो मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर रही जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर compete कर सके। अगर आपको याद हो, पीछे अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो हमारे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो थे ना, वो काउंटी क्रिकेट खेला करते थे। आपके बैट्समैन वहाँ जाके डेवलप होते थे, आपके वहाँ प्रोफेशनलिज्म जो है वो डेवलपमेंट होती थी प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको वहाँ जाके पता लगता था कि हम अगर इस टीम में हैं तो हमारा रोल क्या है और हम उस रोल को किस तरीके से निभाएं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारा डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स चल रहा था, वो अभी तक ये नहीं दे रहा था। नंबर 2, हमारा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ख़ास तौर पर जो पिचेस का मयार है वो इतना ज़्यादा पुअर है कि हम बाउंसियर ट्रैक्स और ऐसे ट्रैक्स जिसमें बॉलर्स को हेल्प मिले वो हम प्रोड्यूस ही नहीं करते, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में यही होता है कि जो हमारे टॉप बैट्समैन है ना, वो चाहते ही नहीं है कि बॉल को थोड़ी सी हेल्प मिले, वो चाहते हैं कि बस हमारे जो रन्स है ना वो बनते चले जाएं। अब इस सिचुएशन में जहाँ के लो बाउंस पिचेस हों, आपकी बैटिंग यहाँ तो डेवलप कर लेगी, इन्हीं प्लेयर्स को, इन्हीं बॉलर्स के खिलाफ आप यहाँ ला के खिला दें। अगर आप देखेंगे कि अगर वो पाकिस्तान में रन्स ना करे, फिर आप मुझे कहिएगा। हमारे यहाँ हमें हमेशा पहले भी प्रॉब्लम रही है कि बाहर जाके हमें एडजस्टमेंट का इशू रहता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। और एक चीज़ और मेरे जहन में आती है, पहले की कहा जाता था कराची प्रोड्यूस करता है बैट्समैन और लाहौर प्रोड्यूस करता है बॉलर। कराची में ज़्यादातर क्रिकेट जो होती थी वो सीमेंट विकेट पे होती थी, जहाँ पे बाउंस होता था गेंद में, जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग फेस करते थे। सिकंदर बख्त कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स गेंदे कर रहे हैं, और सीमेंट के ऊपर विदाउट हेलमेट भी बैटिंग किया करते थे। उस वक्त शॉर्ट पिच भी हो जाया करती थी, लेकिन वो जो सीमेंट विकेट से क्या कोई बैट्समैन तैयार होते थे? नहीं, देखिए उसमें एक चीज़ थी, उसमें ये था कि जब आप सीमेंट विकेट के ऊपर बॉलिंग करते हैं ना, तो उसमें मूवमेंट नहीं होती। उसमें ठीक है, स्किट करके गेंद तेज तो आता है, अब उसको तो आप खेल लेते हैं। वो जो बाउंस, जो बाउंस आप बात कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट पे जो आप पीछे मारते हैं तो आपको इजीली नजर आता है। जिन पिचेस के ऊपर ऑलरेडी बाउंस है, उसमें अगर आप शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल करते हैं तो गेंद आपको यहाँ आती है, जैसे आप कल अगर दानिश का बॉल देखें, पहले मैच में भी, क्योंकि गेंद आप देखेंगे शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से गेंद ऐसी जगह पे आए जहाँ के लिए वो तैयार नहीं था, और वो हमारे यहाँ के बाउंसर्स हैं, वो यू गेटिंग, वो उनकी नॉर्मल डिलीवरी है, हमारे यहाँ के वो बाउंसर्स यहाँ तक करती है नॉर्मल गेंद। जी एग्जैक्टली। इसीलिए आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ तो हमारे जब शुरू में क्रिकेटर्स वहाँ जाते थे तो फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करते थे, गेंद उनके ग्लव्स पे लगती थी, क्योंकि हम तो यहाँ फ्रंट फुट के आदि हैं, हमें तो इतना ऊपर आ जाता था। हाँ, वहाँ इतना ऊपर आ जाता है कि वो जो हाफ वॉली आपको लगती है वो भी गेंद आपके ग्लव्स पे लगती है। हमें अब जो ज़्यादातर सोच किस तरीके से अपनी पिचेस को हम इस मयार के बनाएं
और हमें इस चीज़ को भुला देना चाहिए कि जो बैट्समैन है वो एतराज़ करते हैं। जहाँ हम अच्छा बॉल इस्तेमाल करें, हमने जैसे ड्यूक एंड सन्स का बॉल इस्तेमाल किया, बॉलर्स के वारे नहीं आ रहे हो गए। अगर आप 2 सीज़न पहले देखें, अगर आपको याद हो कि ड्यूक का बॉल इस्तेमाल हुआ था, आपके सारे के सारे बैट्समैन जो थे वो बॉलर्स ने विकेटें लेनी शुरू कर दी। द मोमेंट आप कुकाबरा पे आए, रन्स की भरमार लग गई, क्योंकि हमारी पिचेस हेल्प नहीं करती हैं। हमारे यहाँ पिचेस ऐसा नहीं है कि जैसे डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की पिच थी, वहाँ शकील शेख साहब का फड्डा हो गया तो पता चलता है हमने वो ग्राउंड ही खत्म कर दिया। वहाँ की पिच थोड़ी सी बेहतर हुआ करती थी, जो बॉलर्स को कहीं ना कहीं हेल्प करती थी। हम अगर ठीक है बैटिंग, हमारे बैट्समैन से भी तो रन्स नहीं हो रहे ना, हम कुछ बैटिंग पिचेस भी बनाए एक ही सीजन के अंदर और कहीं बॉलिंग पिचेस भी बनाए। हम सिमिलर पिचेस बना रहे हैं हर जगह पे, इसलिए कंटेंट देखिए। मसला ये है कि अभी पिछले दिनों सर्वे हुआ था, हम 3 साल पहले की मैं बात करते हैं कि तमाम ग्राउंड्स का सर्वे किया गया और उनके पिचेस के ऊपर जो क्ले कंटेंट था और जो मिट्टी का कंटेंट था, उसका जब मुवाजना किया गया तो जो रिक्वायर्ड लेवल था, जो कि होना चाहिए कंटेंट क्ले का, वो नहीं था। फॉर इंस्टेंस अगर आपका क्ले फॉर इंस्टेंस 7 से 8 उसका वो होना चाहिए, उसका परसेंटेज उसमें होना चाहिए, आपका जनाब वो 1 था, कहीं 2 था, कहीं 3 था, तो कहाँ से बाउंस आएगा? एंड देन उसकी मेंटेनेंस के ऊपर है। आपने डायमंड की बात की, देखिए डायमंड एक ग्राउंड से तो नहीं सारे आप बैट्समैन को बॉलर्स को तैयार ग्राउंड ऐसे कर दें। जी देखिए, रावलपिंडी स्टेडियम हमेशा से फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता रहा है। अगर आप कराची में भी आए, अगर रियल सेंस में वो अच्छी पिच बनी हुई हो, बॉलर को भी हेल्प मिलती है, स्ट्रोक मेकिंग भी उस पे, मॉर्निंग का मॉइस्चर, कदाफी स्टेडियम या शाम का सेशन कराची में हमेशा बॉलर्स को मदद दी। और हर साल आपकी ये इन पिचेस की रिफर्बिशिंग होती है, इनको बाकायदा रिप्लेस किया जाता है, ऊपर से मट्टी को हटा के नई मट्टी डाली जाती है, लेकिन स्टिल रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे। सो इसके ऊपर मेरे नज़दीक इमरजेंसी डेफिनेटली। लेकिन एक सवाल तो ये आपसे भी बनता है, और बनता ही सिर्फ आपसे। आप एक अरसा पाकिस्तान के डोमेस्टिक के हेड रहे, अभी नहीं है ना, आप पिछले साल से नहीं होंगे या 1.25 साल से नहीं होंगे, तो फिर ये तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हारून रशीद साहब, अगर इस वक्त टैलेंट का ये हाल हुआ है तो फिर आप जिम्मेदार हो सकते हैं इसके, क्योंकि 1 साल पहले तक तो आप हैं। ठीक है नसीम, मैं आपको बताऊंगा, अभी आप जो ये बात करें ना, आपने कहा कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड मैं सिर्फ 1 साल रहा डायरेक्टर डोमेस्टिक, लेकिन आप ऑन एंड ऑफ रहे। द थिंग इज कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आने के बाद ही तो मैंने सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद उस पर अमल शुरू किया ना। आपके ख्याल में एंडी एटकिंसन को या इन लोगों को बुला के जो पिचेस के ऊपर रिव्यू करने के ऊपर ये किसने शुरू किया? किसने? मैंने ही लाकर यहाँ पर सॉइल का जो साइंटिस्ट है उसको मैंने अपॉइंट करवाया। इससे पहले तो हमारे यहाँ माली हैं जो आपकी पिचेस को बनाते हैं, उनको तो ग्राउंडमैन जी एग्जैक्टली, उनको तो सिर्फ कुछ पता नहीं है। तो मैंने क्वालिफाइड बंदे को हायर किया जो पीएचडी था सॉइल कंटेंट में, बाकायदा एप्लीकेशंस लेके, और उसके बाद से आने के बाद आप देखिए उसने बहुत अच्छा काम किया, और अली रज़ा उसका नाम है, वो कर रहा है। एंड देन जो मेरी रिकमेंडेशन थी, आप कह रहे हैं ना मैं 1 से 1.5 साल अगर मैं रहा हूँ डोमेस्टिक में, मैंने कोशिश यही की कि इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। फिर उसके बाद मैंने इनको कहा कि आपके 8 अगर अच्छे ग्राउंड्स आपके पास हैं, उन 8 ग्राउंड्स में कम से कम जो इंचार्ज होना चाहिए वो एटलीस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रेजुएट होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था, हर में आपने वाकई में आपके दौर में ये सारी चीज़ें हुई कि आपने बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया कि भाई ये सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, आगे और ख़राब होती चली जाएगी, लेकिन आप एक अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एलीट सेटअप का हिस्सा रहे, टॉप क्लास डायरेक्टर्स की पोजीशन में आप थे। अगर आज पाकिस्तान में टैलेंट का हाल ये हो गया तो कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं कि वहाँ गलती किसकी थी, वहाँ कौन गलती कर रहा था? मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। देखिए जो ये बात कर रहे हैं, देखिए ना, अगर आप फॉर ये बात करते हैं, 2007 में मुझे इन्होंने इंडक्ट किया एज यूथ डेवलपमेंट, ठीक है, हेड यूथ डेवलपमेंट, ठीक है। जब मैंने देखा कि आपको जो देखे ना रियल सेंस में क्राउड को हमें आवाम को एजुकेट भी करना चाहिए कि जब आके मैंने जब इन डेप्थ स्टडी किया, आपकी ग्रास रूट लेवल ख़त्म हो गया हुआ था। आप मुझे बताएं कि मैं अपना, अगर मुझे याद पड़ता है, मैं जब पाकिस्तान के अंडर 19 की टीम में आया था तो मैं 400 या 800 600 हम क्लब क्रिकेट के मैचेस खेल चुके हुए थे। आज आपका क्लब क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। आज क्या है, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, आप T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं, 1 सेंचुरी पे टेस्ट कैप दी जा रही है सर। इसलिए कह रहा हूँ ना, उसके ये वो रीजंस हैं। आप क्रिकेटर्स डेवलप कैसे होते हैं? जब तक वो ग्राउंड में डेवलप नहीं होंगे, जब वो खेलेंगे नहीं। तो मैंने 2007 में यूथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था, ये अंडर 16 का, अगर आपको याद हो। अंडर 16 के उस प्रोग्राम से आज पाकिस्तान को क्रिकेटर्स मिल रहे हैं, चाहे आप बाबर आजम कह लें, चाहे आप शादाब खान कह लें, चाहे आप शाहीन शाह अफरीदी कह लें। अगर ये प्रोग्राम उस वक्त शुरू ना होता तो ये प्लेयर्स कभी भी आपके सामने डेवलप नहीं होते, सामने ना आते, क्योंकि 16 साल की उम्र पिक करने के बाद इनके डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया।
इनकी कोचिंग एकेडमीज भी होनी शुरू हो गई, ये फिर अब वहाँ से अंडर 19 की तरफ गए, अंडर 19 से पाकिस्तान की टीम में आए, चाहे इमामुल हक, आप जितने भी प्लेयर्स इस वक्त आपको अगर मिल रहे हैं तो सारे के सारे वो तो अपने तरफ से आप पूरी वो कोशिश करते हैं जब भी किसी इदारे में आप जाते हैं। तो मैं तो अल्लाह ताला के फजल से मैं ये कह सकता हूँ, मेरा सवाल वो जो आप बात करें, देखें क्या सारा काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, पाकिस्तान रीजन्स क्या कर रहे हैं? दिस इज व्हाट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हर एक की नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ होती हैं कि ये सारा कुछ ये करेंगे। क्या क्लब क्रिकेट चलाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है? दुनिया का कौन सा क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्लब क्रिकेट चलाता है, मुझे बता दें। यू नो, एसोसिएशंस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपके नीचे जितने भी जो क्रिकेट है वो आपने करनी है, देन उसके लिए फंड्स आपको चाहिए। पीसीबी तो फंड्स दे ही रहा है आपको, आप क्या जनरेट कर रहे हैं? आप कहते हैं हम नहीं कर सकते जी, पीसीबी ही करेगा, तो क्लब क्रिकेट भी पीसीबी करा रहा है, अंडर 19 क्रिकेट भी पीसीबी करा रहा है। तो 1 अरब रुपया देके भी डोमेस्टिक सीजन करा रहा है और उसमें से नॉर्मली निकल रहा है टॉप बॉलर। और वो भी कब से खेल रहे हो? कब से खेल रहे हो? कहने का मकसद है 40 इयर्स का टॉप बॉलर है। देखिए जो रियलिटी है ना, मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये सारा जब डोमेस्टिक क्रिकेट का जब मैंने संभाला था तो मैंने पूरा इन डेप्थ स्टडी करने के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की एवरेज एज फर्स्ट क्लास क्रिकेट की क्या है? 29 ईयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट की जो एवरेज एज है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं 29 इयर्स। इट शुड बी 23 और 24। मेरे कहने का मतलब है कि 19 साल से लेकर 29 साल के दरमियान आपके पास कुछ भी नहीं है, उस वैक्यूम को कौन फिल करेगा? सो आपको ये कहीं ना कहीं ग्राउंड इतने बन गए, अब तो अकेडमीज इतनी बन गई हैं, समझ में नहीं आता कि जब ये लोग खेला करते थे उस वक्त ग्राउंड भी इतने अच्छे नहीं होते थे, बम्पी ग्राउंड होते थे, वहाँ ये फील्डिंग किया करते थे और टॉप क्लास फील्डर होते थे क्योंकि अंदर से कोशिश की जाती थी, खुद भी मेहनत की जाती थी। मैंने हारून भाई से ये सवाल इसलिए किया कि आप डायरेक्टर डोमेस्टिक और डोमेस्टिक के हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे, क्योंकि आप सब लोगों की ख्वाहिश थी कि हारून भाई से ये सवाल ज़रूर पूछा जाए कि हारून भाई बात करें, तो आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने आप ही लोगों के लिए कि हारून भाई बात कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, और हारून भाई तो खुद डोमेस्टिक के हेड थे, इसी वजह से हम यहाँ बैठ के BTV पर वो हकाइक तमाम आपके सामने लेकर आएंगे। जो भी हारून भाई के हवाले से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कल आपके लिए बड़े लोगों ने कहा कि हारून भाई से तो पूछें ये वाला सवाल ना, कि वो तो खुद डोमेस्टिक के हेड थे, तो फिर अभी आधा जवाब मिला होगा, लेकिन ये हंगामा जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद साहब PCB में जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। मैंने डिटेल में उनसे सवाल किया। BTV का मकसद भी सिर्फ यही है, हकाइक सामने लेके आना, तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह। कम से कम ये ज़रूर बताएं कि अगर ये ख़राब हो रहा है तो बेहतर कैसे किया जा सकता है, और यही काम फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब आपके लिए यहाँ पर कर रहे हैं। हारून भाई, वो खैर आपसे साथ हंगामा तो चलता ही रहेगा, आपने इतना अर्सा काम किया है क्रिकेट में। ये जो मैच की हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि सरफराज को खिला लेते हैं, लेकिन हैदर अली की मैं बात करता हूँ कि इन प्लेस ऑफ दानिश अजीज़ अगर उनसे बाउंस एडजस्ट नहीं हो रहे। हैदर अली एक ऑप्शन तो मुझे नज़र आता है, लेकिन उसको खिलाने से एक जो प्रॉब्लम आ सकती है टीम मैनेजमेंट को, क्या वो उसको नंबर 5 या नंबर 6 जो कि ऐसी पोजीशन है जहाँ पर एक स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए होता है, क्या उसको वहाँ खिलाएंगे? वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अंडर 19 में भी उसने ओपन ज़्यादा किया हुआ है और उसके नंबर 3 खेला है। सो अगर वो उसको खिलाते हैं तो उनको थोड़ा सा बैटिंग को रीशफल करना पड़ेगा, बाबर को एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा, रिजवान को एक अपना नंबर नीचे करना पड़ेगा। तो क्या वो इसके मुतामिल हो सकते हैं या नहीं, ये उनको सोचना होगा। सरफराज को मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि जो स्टेबिलिटी फैक्टर उनको चाहिए वो सरफराज उनको प्रोवाइड कर सकता है 5 या 6 नंबर पे। सो इसलिए ज़्यादातर ये बात हो रही थी कि क्यों हमें वीक नज़र आती है मिडिल ऑर्डर बैटिंग, और क्यों ज़रूरत है एक ऐसे बैट्समैन की जो लंबी इनिंग खेल सकता है, क्योंकि 50 ओवर बड़ी क्रिकेट होती है, T20 क्रिकेट नहीं है। क्या हमने तो छाप लगा देते हैं, तुम टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हो, तुम वनडे के प्लेयर हो, तुम T20 के प्लेयर हो, हम उसको आजमाएंगे ही नहीं तो उसको तो कैसे पता चलेगा? और दूसरा ये कि देखिए हमारे यहाँ जो जिस फॉर्मेट के प्लेयर है ना, उसी फॉर्मेट में कुछ अर्सा खेलना चाहिए। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि T20 की परफॉर्मेंस पे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 की परफॉर्मेंस पे वो 50 ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो प्लेयर्स टू डेवलप PSL की बुनियाद पे अगर टीम बन रही है ना जी, तो फिर तो आपकी क्रिकेट को नीचे ही जाना है ना, नीचे, इसलिए कि वो इस काबिल। इवन मैं अगर शाहीन शाह अफरीदी ने चले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके अब तक अपने आप को मनवा लिया, आपको पता है कि जो वो पहला मैच खेला था तो उसके पीछे सिर्फ 3 या 4 फर्स्ट क्लास मैचेस थे जी, अंडर 19 से जी, हसनैन
मोहम्मद हसनैन को ही ले गए। मैंने जब उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा तो उसमें 2 मैचेस खेला हुआ था जिसमें एक स्पेल 4 ओवर का था, एक स्पेल 5 ओवर का। हारिस रऊफ फॉर दैट मैटर। सो इसलिए उनको फिर वहाँ जाके अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस फॉर्मेट के लिए, जिसमें लगता है टाइम। और वहाँ कोशिश ये इनकी यही होती है कि इसको जल्दी से ये इस काबिल कर दें, लेकिन उसी असना में कोई इंजरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्योंकि आपने अगर 18 ओवर दिन में नहीं किए हुए, आप टेस्ट मैच में चले गए, आपको 18 ओवर करने हैं, आपको तो आदत है सिर्फ 4 ओवर्स की, आपकी बॉडी ये ट्यून्ड नहीं है, आप उसी तरह फिट नहीं हो। सो ये वो इश्यूज़ हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त मिडल ऑर्डर बैटिंग में बहुत ज़रूरत है कि एक स्टेबिलिटी फैक्टर आना चाहिए। अगले मैचेस में अब देखते हैं कि जो परसों मोहम्मद नवाज इन प्लेस ऑफ शादाब खान। बॉलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल के मैच पे तो इतना तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि वो दोनों तरफ के बॉलर्स पिटे हैं। सो बॉलिंग का तो मैं कहूँगा, हाँ, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो शादाब खान की बॉलिंग है। ठीक है। अगर आपको याद होगा कि इस टूर से पहले भी शादाब खान के फिटनेस के ऊपर बातचीत चल रही थी और वो उसका हिस्सा नहीं थे। क्या फिटनेस हासिल करने के बाद फौरी तौर पर टीम में शामिल हो जाना ठीक है, या फिटनेस हासिल करने के बाद कुछ क्रिकेट खेलने के बाद टीम में आना चाहिए? ठीक है। बाहर के ममालिक में होता ये है कि जब कोई फिट होता है तो उसको पहले मैचेस मिलते हैं, आप पहले अपने आप को प्रूव करेंगे जी आप मैच फिट हो गए हो। क्योंकि आप जब इतने अर्सा अनफिट रहे हैं तो आप मैच तो नहीं खेल रहे हैं ना। सही बात है। हसन अली की परफॉर्मेंस में आपको दिखाता हूँ ना, क्यों हसन अली वापस आए कि उसने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है जी, सीजन खेल के आ रहे हैं। फिटनेस रिकवर होने के बाद इंजर्ड थे, वो काफ़ी अर्सा बाहर रहे, फिटनेस हासिल की, क्रिकेट खेली और उसके बाद वो टीम में वापस आए। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि इतना इंडिस्पेंसिबल समझ रहे हैं शादाब। नो डाउट इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर और वो मुझे फ्यूचर मटेरियल नज़र आता है कि कॉन्फिडेंट है, बैटिंग भी कर लेता है, फील्डर बहुत ज़बरदस्त है और वो अपनी बॉलिंग को अगर वो और अच्छा बेहतर कर ले तो वो तो लॉन्गर वर्जन में भी वो काम आ सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये भी एक चीज़ अब इनको डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या फिटनेस हासिल करने के फ़ौरन बाद टीम में ले जाना चाहिए या कुछ उसको खिलाना चाहिए। शहनशाह अफरीदी को हम आराम नहीं दे रहे। हसन अली की इंजरी हमें याद है कि कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट जो सारी दुनिया ख्याल करती है, शायद हम उस जानिब नहीं देख रहे। देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना वर्कलोड मैनेजमेंट को, पहले एक्सप्लेन कर दूँ वो है क्या। 3 फॉर्मेट होते हैं आपके यहाँ, टेस्ट क्रिकेट, इसके बाद आपकी 50 ओवर्स और उसके बाद आपकी T20। तीनों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अब तो चौथा भी तैयार हो रहा है, T10 पूरी तरीके से। चारों की डिमांड, यानी अगर आप T10 भी ले लें जो कि रिकग्नाइज नहीं है, चलो 3 को ले लेते हैं, तीनों की डिमांड डिफरेंट है बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए। अब टेस्ट मैचेस में आपको लंबे स्पेल करने हैं, इसमें आपको 2 से 3 स्पेल में 50 ओवर में, कभी आप 5 ओवर का स्पेल करेंगे, कभी आप 3 ओवर का स्पेल करेंगे, कभी आप 2 ओवर का स्पेल करेंगे। और उसमें भी यही होता है कि 2 ओवर करा के उसके बाद आखिर में 2 ओवर कराते हैं T20 में। सो अब मुसलसल क्रिकेट खेल रहा है शाहीन आफरीदी, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, 50 ओवर भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं। फिटनेस के हिसाब से तो मुझे ठीक लग रहा है, बट मेंटली कितना वो इन है, कितना इंथुसियास्टिक है कि मैं फेड अप होता है। फेड अप, फटीग आपका ये नेचुरल अमल है यार। आप दिन में आप 20 घंटे काम कर लो, लेकिन आपको 4 दिन मुसलसल 20 घंटे करा दे तो आपकी ज़हनी हालत क्या होगी। सही बात है। ये इंसान की बॉडी की ये फितरत है कि आपको रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द गेम भी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सादिक मोहम्मद मुझे एक दफ़ा बता रहे थे कि उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी काउंटी में, तो वो बहुत जब फेल हुए तो उनके कोच ने कहा यार ऐसा करो, टेक अ ब्रेक, आप ब्रेक लो और जाओ यार, एंजॉय करो थोड़ा सा, अपने आप को, उसके बाद वापस आओ। कहते मैं 2 या 3 मैच मिस करके वापस आया, रन्स करने शुरू कर दिए। सो ये ज़रूरी, ये कुदरती अमर है यार कि इसको ये देखना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन आई विश कि पाकिस्तान की टीम बेहतर करेगी, क्योंकि अभी 7 साल के बाद सीरीज जीतने का मौका है पाकिस्तान के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते बस यही करेंगे, अब उनके 5 की प्लेयर नहीं होंगे, टीम मैनेजमेंट किस अंदाज से अपने प्लेयर्स को गाइड करे? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम एक दफ़ा मैच को ग्रिप करते हैं फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं, ये हमारी क्रिकेट के अंदर है। बिल्कुल है। और कहीं वो 5 प्लेयर्स का ना होना हमें रिलैक्स करने से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते, जो कि कुलिया है स्पोर्ट्स का या किसी भी कंपटीशन का। जो मर्जी आपने आप जब तक उनसे मुकाबला नहीं करेंगे, मुकाबला करके नहीं जीतेंगे, आपको प्लेट में रख के तो वो टीम नहीं देंगे। ठीक है, उनके प्लेयर्स वो मिस हो जाएंगे, लेकिन जो आएंगे वो भी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या 50 ओवर्स की क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में परफॉर्म करके ही आए हुए होंगे ना। वो भी ऐसे तो नहीं उठा के किसी को खिला देंगे। सो वो प्लेयर्स भी बुरे नहीं होंगे। इसलिए पाकिस्तान को बहुत सीरियस नोट
में जाना चाहिए और जो भी वो चेंजेस अपना लाना चाहते हैं सोच समझ के चेंजेस ला के और फुल थ्रॉटल के साथ जाना चाहिए, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये मैच हमने जीतना है। वैसे जीत जाएंगे? मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेंगे। 7 साल के बाद सीरीज जीत रहे हैं माशाल्लाह। इसको क्या कहेंगे आप? 60-40 कहेंगे, 50-50 कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान को मैं थोड़ा सा एज दूंगा बिकॉज पाकिस्तान एक सेटल टीम होगी ना। ठीक है, एक आधी चेंजेस, अगर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस कर दी तो वो भी गलत होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चेंजेस इस टीम में बनती हुई नजर आती है। सिलेक्शन कमेटी तो 5-6 चेंजेस एक साथ कर रही है। नहीं, वो तो शादाब खान की जगह अगर आप सोच सकते हैं तो नवाज की एंट्री बनती है और आसिफ अली जैसा सरफराज। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा इनको और कोई सोच। बॉलिंग डिपार्टमेंट में हसन अली को आप किसी की हसन अली को मैं तो उसको कम से कम हारिस की जगह पे तो नहीं, हसनैन की जगह पे ला सकता हूँ। हसनैन की जगह पे हारिस मच बेटर देन हसनैन। विकेट्स लिए ना उसने पिछले मैच में। पिछले मैच में, उससे पहले मैच में एक्सपेंसिव भी बहुत था जहाँ पे हसनैन ने अच्छी गेंदें की थी। उसमें सर कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज कि हसनैन के मुकाबले में मुझे हारिस रऊफ में विकेट टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा में गुफ्तगू जारी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब सीरीज़ का तीसरा आखिरी और फैसला कुन मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। सीरीज़ 1-1 बराबर है। हम पहला मैच आखिरी बॉल पे गिरते पड़ते जीते थे, लेकिन दूसरे मैच में हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात से 2-4 भी दिखाई दी। अगर एक फ़खर ज़मान की इनिंग हटा देते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम बहुत बड़े मार्जिन से हार रही थी, लेकिन फ़खर ने टीम का मोरल बचा लिया। अब वो टीम का मोरल किस तरह तीसरे मैच में होता है जहाँ जनूबी अफ्रीका के कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं होंगे जो IPL खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हारून रशीद साहब का यही कहना है कि इसको आसान नहीं लेना है, इसको बिल्कुल उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से आप जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम को ले रहे थे। आप अपने खेल पे फोकस करें, अपना 100% दें, यही रिजल्ट ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हारून रशीद साहब के साथ जाएगा। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। तीसरे मैच के बाद फिर बैठ के गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट हंगामा जारी रहेगा। अल्लाह ने के बाद।